तो प्रोटीन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज फिर प्रोटीन का बंटवारा करेंगे हम लोग, ठीक है। जल अपघटन के आधार पर पहले समझेंगे आप। जल अपघटन के आधार पर हम लोग प्रोटीन की बंटवारा करेंगे कि जब जल के माध्यम से अगर जल अपघटन के बाद प्रोटीन की बात करें तो इसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। अगर आप प्रोटीन, अच्छा बात याद है ना, सुनो, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो सब लोग जानते होंगे प्रोटीन एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। कल आप इसकी जिक्र किए थे कि एमिनो अम्ल जब मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। अब एक जिक्र और होगा बाबू, तो ध्यान से, कि जो प्रोटीन होते हैं ये जल अपघटन के आधार पर, जल अपघटन का मतलब प्रोटीन को आप जल में डालेंगे तभी ना तो टूटेगा। प्रोटीन ले लिए, आपने प्रोटीन लेकर किस में डाल दिया? जल में। तो जल अपघटन की आज बात होगी। तो आप प्रोटीन को किस में डालेंगे? देखो, इसको अब 3 भागों में हम लोग बांट देते हैं बाबू। एक होता है सरल प्रोटीन, एक होता है संयुग्मी प्रोटीन और एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। याद करो पहले तीनों नाम। जल अपघटन की बात करेगा, जब जल में प्रोटीन को डालेंगे तो 3 भागों में टूट जाएगा। एक सरल प्रोटीन और एक संयुग्मी प्रोटीन और एक होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। तीनों के देखो डिफरेंट क्या है। सरल प्रोटीन है वो साधारण प्रोटीन है। जब आप उसको जल में डालोगे तो जल में डालने के बाद केवल आपको अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अल्फा एमिनो अम्ल। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रोटीन किससे मिलकर बना है। जरा सोचो कि अगर हम ले लें कोई चीज़, जो भी चीज़ बनाया गया, खीर बनाया गया है, आप उसको जल में डालेंगे तो आपको याद होगा कि जो खीर का जो भात होता है वो अलग हो जाएगा, दूध आपका अलग हो जाएगा, छान करके अलग कर सकते हैं। जिससे मिल करके बना हो तो उसमें तो टूट ही जाएगा ना। उसी तरह से जो प्रोटीन है वो अल्फा एमिनो अम्ल से मिलकर बना होगा। अगर आप उसको जल में डालते हैं और केवल जल में डालने के बाद केवल आपको अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है तो इसको हम लोग कहेंगे कि वो सरल प्रोटीन है। वो कौन सा प्रोटीन है? सरल प्रोटीन है। जैसे आप याद करो सब लोग, जैसे आप प्रोलेमीन ले लें, नाम तो अजीब लग रहा होगा, जैसे प्रोलेमीन ले लें। प्रोलेमीन एक ऐसा प्रोटीन है जो सरल प्रोटीन है, जिसको आप जल में डालेंगे तो आपको केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। तो ये तो सरल प्रोटीन की बात है। प्रोलिन लिख सकते हैं, ल्यूटेनिन लिख सकते हैं, एल्बुमिन भी लिख सकते हैं। एल्बुमिन अंडा में पाया जाता है, एल्बुमिन भी लिख सकते हैं। तो सरल प्रोटीन वह प्रोटीन होता है जिसको जब आप जल में डालेंगे तो केवल आपको अल्फा एमिनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं। दूसरा जो होता है जिसका नाम होता है संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन देखो, इसको जब हम लोग जल में डालते हैं तो समझ लो, इसको जब जल में डालेंगे तो अल्फा एमिनो अम्ल के साथ एक अप्रोटीन पदार्थ भी उपस्थित होता है, माने पाया जाता है। जैसे प्रोटीन है, आपने इसको जल में डाला तो अल्फा एमिनो अम्ल भी अलग होंगे, लेकिन उसमें एक ऐसा पदार्थ मिलेगा जो अप्रोटीन है, जिसके अंदर प्रोटीन की क्वालिटी नहीं पाई जाती है, वो भी आपको प्राप्त होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं कौन सा प्रोटीन? उसको हम लोग कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन। ठीक है, संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। एक होता है आपका व्युत्पन्न प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? व्युत्पन्न प्रोटीन। जब भी बात करेगा व्युत्पन्न प्रोटीन के तो आप कहेंगे कि सरल प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन का अम्ल या क्षार या एंजाइम द्वारा जल अपघटन करने पर जो प्राप्त होता है उसको व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। व्युत्पन्न का मतलब बनना। आप सरल प्रोटीन ले लीजिए, उसमें अम्ल मिला दीजिए या उसमें क्षार मिला दीजिए, तब आपको जो प्रोटीन प्राप्त होगा उसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन। और चाहे आप क्या ले लीजिए, चाहे मान लीजिए कि आपका संयुग्मी प्रोटीन ले लीजिए, उसमें भी आप अम्ल मिला दीजिए या क्षार मिला दीजिए, जो प्रोटीन आपको प्राप्त होगा उसको हम लोग कौन सा प्रोटीन कहेंगे? व्युत्पन्न प्रोटीन कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो ये 3 आपकी बात है। तो पहले तो समझेंगे तब आप लिखिएगा। पहले मैं समझा देता हूँ और आपको कि जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन के प्रकार, खूब ध्यान से सुनो, सब याद हो जाएगा। पहला ही नंबर जो होता है उसका नाम होता है सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन आप कहेंगे कि जब इसे जल में डालते हैं, जब इसे जल में डालते हैं तो अल्फा ए लिख देते, समझ जाओगे ना, अल्फा एमिनो अम्ल में टूट जाता है। अल्फा एमिनो अम्ल में क्या होता है? टूट जाता है। तो उसी को कहते हैं सरल प्रोटीन। उदाहरण में सब लोग याद रखेंगे का इसमें हो सकता है। उदाहरण में आप लिख सकते, पहले समझ लेंगे तब आप लिखिएगा। प्रोलेमीन याद करो पहले हमारे साथ। प्रोलेमीन क्या कहेंगे आप? प्रोलेमीन। तब आप क्या कहेंगे? ल्यूटेनिन।
ल्यूटेनिन, तब आप क्या कहेंगे? एल्बुमिन। क्या कहेंगे आप इसको? एल्बुमिन कहेंगे। तो याद बनो, पहले आप इसको क्या लिख रहे हो, समझो ना मर्दा। प्रोलिमिन, एल्बुमिन सरल प्रोटीन है। जब आप इसको जल में डालेंगे तो केवल आपको क्या मिलेगा? अल्फा एमिनो अम्ल मिलेगा। दूसरे आ जाओ, बी नंबर। मैं तुमको चाहता हूं कि तुम चांद पर जाओ, चांद पर जा करके वहां से चांदनी लेकर आओ। संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। ये चांद आपको छोड़ेगा तब। जब प्रोटीन को जल में डालते हैं, जल में डालते हैं, किसको डालते हैं? प्रोटीन को। जब प्रोटीन को जल में डालते हैं तो अल्फा एमिनो अम्ल के साथ अप्रोटीन भी प्राप्त होता है। अप्रोटीन भी प्राप्त होता है। तो इसे कौन सा प्रोटीन कहते हैं? संयुग्म। संयुग्म मतलब जोड़ा के साथ। संयुग्म मतलब होता है जोड़ा। तो देखो दो को जोड़ा है, ये है और एक ये है, तो उसे संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? सबको याद होना चाहिए। संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप? देखो, सबसे पहला बात ये होता है ना, न्यूक्लियो प्रोटीन के नाम सुने होंगे क्या? न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है। को पहले समझो, इसको पहले समझो। मैं लिखता हूँ यहाँ पर न्यूक्लियो प्रोटीन। अब देखो, न्यूक्लियो प्रोटीन होता है ना, तो एक तो आप उसको डालेंगे तो एक तो अल्फा एमिनो अम्ल मिलेगा, अल्फा एमिनो अम्ल, और जो अप्रोटीन मिलेगा, तो ध्यान रखना, जो अप्रोटीन होगा इसमें अप्रोटीन भी मिलेगा, मैंने कहा लिखे आप यहाँ पर संयुग्मी प्रोटीन है। ये संयुग्मी प्रोटीन है और आपने इसको किसमें डाला बाबू? जल में डाला, H2O में, तो क्या मिलेगा? अल्फा एमिनो अम्ल मिलेगा ना। ए का मतलब एमिनो, ए का मतलब होता है एसिड, और प्लस का मिलेगा एक अप्रोटीन पदार्थ मिलेगा। क्या मिलेगा? अप्रोटीन पदार्थ मिलेगा। ठीक है, सी पर आ जाइए। सी के बाद आएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, अब व्युत्पन्न प्रोटीन, अच्छा देखो ग्लाइकोजन भी उसमें आ जाएगा, ध्यान रखना, या ग्लाइकोप्रोटीन। जब सरल या संयुग्मी प्रोटीन में, सब लोग याद करो, में अम्ल या क्षार मिला देते हैं, तो जो प्रोटीन प्राप्त होता है, तो उसे व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। कब कहेंगे बाबू? जब आपको मान लो, उदाहरण में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण लिख देते हैं, नीचे में लिख देते हैं। का पूरा याद करके आ रहे हैं? बताओ, पूरा याद हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रोटीओस लिख सकते हो, प्रोटीओस, यह भी देखो एक प्रकार का व्युत्पन्न प्रोटीन है बाबू। या पेप्टोन लिख सकते हो, पेप्टोन, यह भी एक प्रकार का व्युत्पन्न प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड के नाम सुने हैं ना, कल मैंने बताया था। पेप्टाइड कब बनता है? अरे यार जान जाओ, ये जब आपके एमिनो अम्ल में NH और कार्बोक्सिल समूह के बीच में जो बंध बनता है, उसी को देखो, ये आपके सरल प्रोटीन है या संयुग्मी प्रोटीन है, इसमें आपने क्या मिला दिया है? अम्ल मिला दिया, या क्या मिला दिया? क्षार मिला दिया। तो जो आपके पास बना है उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न प्रोटीन। यही आपका, तो इसको नोट कर लो। कुछ सीखे हो बताओ पहले। चलो, कार्य के आधार पर प्रोटीन के प्रकार, तो पहला लिखो। कार्य के आधार पर प्रोटीन के प्रकार में पहला लिखो संरचनात्मक प्रोटीन। कार्य के आधार पर प्रोटीन के प्रकार।
पहला लिख लो संरचनात्मक प्रोटीन। देखो जब संरचनात्मक प्रोटीन की बात करेगा तो कहेंगे ऐसे प्रोटीन जो शरीर का संरचना का निर्माण करता है। सिंपल सी बात है बाबू, ऐसे प्रोटीन जो शरीर के संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग कौन सा प्रोटीन कहते हैं, संरचनात्मक प्रोटीन कहते हैं। जैसे मान लो कोलेजन का नाम सुने हैं, कोलेजन कल पढ़े थे ना आप, ये त्वचा का निर्माण करता है, बाल का निर्माण करता है ना, बाल के संरचना का निर्माण करता है, त्वचा के संरचना का निर्माण करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं संरचनात्मक प्रोटीन। तो लिख लो, देखो ऐसे प्रोटीन जो शरीर के संरचना का निर्माण करता है, जो शरीर के संरचना का निर्माण करता है, संरचना का निर्माण करता है, तो उसे संरचनात्मक प्रोटीन कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण में लिख लो बाबू, कोलेजन, कोलेजन एकदम आप याद कर लेंगे, कोलाजन, ये त्वचा में पाया जाता है, बाल वगैरह जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं, उसका निर्माण करने का कार्य करता है कोलेजन। अब आओ संकुचित प्रोटीन, दूसरा संकुचित प्रोटीन। और ये जो होता है संकुचित, ये मांसपेशियों का निर्माण करता है, तो लिख सकते हैं वह प्रोटीन जो मांसपेशियों का निर्माण करता है, मांसपेशियों का निर्माण करता है, तो उसे संकुचित प्रोटीन कहते हैं, तो उसे संकुचित प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण में मायोसिन लिख लेना, जो मायोसिन होता है ना मांसपेशी का निर्माण करता है, उदाहरण में लिख लेना मायोसिन, मायोसिन। तीसरा आपका है एंजाइम। अभी आगे इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा जान जाते हैं। यह भी एक प्रकार के कार्य के एंजाइम भी, लेकिन एंजाइम भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है जो शरीर के अंदर जैव क्रियाओं को प्रेरित करता है, जैव क्रियाओं को प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, उदाहरण लिख लो पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, याद है कहाँ पाया जाता है पेप्सिन? पेप्साइन एक प्रकार, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो हमारे में पाया जाता है, और ये प्रोटीन को पचाता है। रेनिन का नाम सुने हैं आप? रेनिन भी एक एंजाइम है, ये भी हमारे में ही पाया जाता है, दूध को पचाता है। लाइपेज हाँ एंजाइम है, ये सब जगह पाया जाता है, अमाशय में, अग्नाशय में, छोटी आंत में, और ये बसा को बचाता है, बसा को बचाता है। याद कर लेना सब लोग। 4 नंबर पर आ जाओ हार्मोन्स। आपको हार्मोन्स यह प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है तथा शरीर के अंदर महत्वपूर्ण कार्य करता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण में तो सबसे अच्छा एंजाइम का नाम आपके
हार्मोन्स का नाम याद है? इंसुलिन। सबसे फेमस तो यही एंजाइम है इंसुलिन। इससे कमी जब होती है ना तो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, और तब हमारा शरीर मधुमेह रोग से कहाँ आता है, ग्रसित हो जाता है। तो इंसुलिन भी बता सकते हैं आप इसमें, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है? आप उसके बाद से एक होता है एंटीबॉडी, चौथा ऊपर पांचवा ऊपर लिख लिया ऊपर वाला। एंटीबॉडी जानते हो ना, हमारे शरीर को ये रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। हो गया, चलो मिटा दो इसको। सामने ऊपर वाला केवल मिटा रहे हैं, नीचे वाला आप लिखते रहेंगे। अब हार्मोन्स के बाद एक हेडिंग बना लो, एंटी, पांचवा इसमें है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी याद है एंटीबॉडी के बारे में? ये शरीर को क्या करता है याद करो। जो एंटीबॉडी होता है वो शरीर को रोगों से रक्षा करता है, समझ रहे बात को? लिख लो, यह मानिए अभी ये प्रोटीन होता है, यह एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है जो शरीर को अनेक रोगों से रक्षा करता है। इसको अंग्रेजी में जानते हो ना क्या कहते हैं? एंटीबॉडी कहा जाता है, प्रतिरक्षा जिसको कहते हैं। आवाज आओ। अच्छा आपको याद है ना, ए अगर जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो ए का एंटीबॉडी क्या होगा? ए का एंटीबॉडी क्या होगा बताओ? ए का एंटीबॉडी होगा बी, ए का एंटीबॉडी बी, और बी अगर ब्लड ग्रुप है, माने ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप को मतलब रक्त समूह, तो इसका उल्टा होता है, एंटीबॉडी होगा ए, ठीक। हालांकि एंटीजन तो ये होता है, अगर ए का एंटीजन कोई पूछेगा तो ए ही लिख देंगे, लेकिन जब कोई एंटीबॉडी की बात करता है तो हम पलट कर लिखते हैं। एक और इसमें है 6वां नंबर, 6 नंबर आ जाओ, मिटा दी इसको। आज जो भी हम लोग पढ़े सबको याद होना चाहिए। अब 6 नंबर आ जाओ, इसका नाम है 6वां नंबर का रक्त प्रोटीन। रक्त प्रोटीन तो माने 6वां नंबर में रक्त प्रोटीन है तो लिख सकते हैं ऐसे प्रोटीन जो रक्त में पाए जाते हैं, जो रक्त में पाए जाते हैं, जो रक्त में पाए जाते हैं तो उसे रक्त प्रोटीन कहते हैं, तो उसे रक्त प्रोटीन कहते हैं। याद करो। अच्छा इसका सबसे फेमस उदाहरण याद है आपको? रक्त में जो प्रोटीन ग्रुप में पाया जाता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। बहुत फेमस उदाहरण है ये, हीमोग्लोबिन। तो ऐसे प्रोटीन जो रक्त में उपस्थित होते हैं उसे हम लोग रक्त प्रोटीन कहते हैं, और इसका सबसे फेमस उदाहरण आपका हो रहा है हीमोग्लोबिन। कल हम जो पढ़ेंगे उसका नाम होगा प्रोटीन की संरचना, ठीक है। और प्रोटीन की संरचना में कल पहले मैं बता देता हूँ कि देखो, सबसे पहले जो होता है ना, अल्फा एमिनो अम्ल होता है। जब अल्फा एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो सरल पेप्टाइड का निर्माण होता है। जब सरल पेप्टाइड आपस में मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। जब पॉलीपेप्टाइड आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर प्रोटीओस का निर्माण होता है, पेंटोन का, तब प्रोटीओस के बाद प्रोटीन का निर्माण होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन की संरचना, और आप देखेंगे उसमें कि प्रोटीन का जो होता है 3 प्रकार की संरचना होती है। एक प्राथमिक संरचना, एक द्वितीयक संरचना, एक तृतीयक संरचना और एक चतुर्थी संरचना, ठीक है। तो
4 प्रकार की इसमें प्रोटीन की संरचना उपस्थित होती है। चलो तो आज के लिए केमिस्ट्री में इतना ही रहने दिया जाता है, ठीक है, चलो।